हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी ऑनलाइन। तो आज हम जो सुनील कुमार धनवंता जी हैं, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 22 हासिल की है, इनकी कॉपी डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम दो क्वेश्चन को लेंगे। और आज एक विशेष दिन है, 10 दिसंबर, जो कि ह्यूमन राइट डे, ठीक है, ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। तो आप सबको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए आपका एक क्वेश्चन है, ताकि आप फ्यूचर में जो भी इससे रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आते हैं आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, यह तर्क दिया जाता है कि वर्षों से एक जवाबदेह संस्था के रूप में संसद की प्रभावकारिता में निरंतर गिरावट आई है। विश्लेषण कीजिए और साथ ही प्रासंगिक चिंताओं का समाधान करने हेतु उपाय भी सुझाइए। ठीक है, हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं ताकि हम इस बार हम की पॉइंट हाईलाइट करेंगे शुरू में ही। ठीक है, हम ताकि हमें दोबारा से क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़े लास्ट में, तो हम पहले ही इसे दोबारा पढ़ लेते हैं। यह तर्क दिया जाता है, यानी कि लॉजिक की बात कर रहे हैं, कि वर्षों से जवाबदेह संस्था, जो भी जवाबदेह संस्था होती हैं, के रूप में कौन, संसद की जो प्रभावकारिता है में निरंतर क्या हो रहा है, गिरावट आ रही है। किसकी प्रभावकारिता में, संसद की प्रभावकारिता में गिरावट आ रही है। इसका क्या करना है, विश्लेषण करना है और साथ ही प्रासंगिक चिंताओं, जो चिंता है उनका समाधान करने के हेतु उपाय भी सुझाने हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें बतानी है यहाँ पे, संसद की जो प्रभावकारिता क्या है, इसमें गिरावट आ रही है प्रभावकारिता में, ये बताना है। ठीक है, इसका विश्लेषण करना है, मैं जी बता दी है। इसके बाद जो प्रासंगिक चिंताएं हैं उनका समाधान भी निकालना है कि जो समस्या आ रही है उसका समाधान क्या हो सकता है। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। पहले मैं से एक बार इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। इट हैज़ बीन आर्ग्यूड दैट ओवर द ईयर्स देयर हैज़ बीन अ स्टडी डिक्लाइन इन द efficacy of parliament as an institution of accountability, analyze and also suggest appropriate measures to address the relevant concern। ये आपको 150 वर्ष में आंसर देना होता है। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। इस वर्ष बजट सत्र में लगातार व्यवधान के कारण संसद की जो प्रभावकारिता पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। ठीक है, प्रभावकारिता में गिरावट के कारण अब यहाँ पे कारण बता देंगे कौन कौन से कारण है। तो पहला कारण हमारा आता है कि संसद में अनावश्यक गतिरोध बनाना। दूसरा कारण, राजनीतिज्ञों के मध्य लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति असंवेदनशीलता। तीसरा है, संसद के कार्यों के मूल्यांकन के लिए संस्थागत संरचना का अभाव। ठीक, तो ये तो हो गया हमारे क्या, गिरावट के कारण क्या है। अब इससे हानियाँ क्या क्या होती हैं ये भी दिखा देंगे कि विधायी कार्यों में रुकावट के कारण कानून बनाने की प्रक्रिया का धीमा हो जाता है। ठीक है, प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है रुकावट के कारण। अगला क्या है, गतिरोध के कारण विधेयकों पर, जितने विधेयक होते हैं उन पर क्या है, अपर्याप्त बहस नहीं हो पाती है। फिर क्या होता है, संसद के गतिरोध के कारण आर्थिक हानि भी होती है। संसद की गरिमा में गिरावट आती है। आप देख रहे हैं इन दिनों आजकल बहुत काफ़ी समय से चल रहा है इशू कि संसद की जो प्रभावकारिता है वो कम हो रही है। तो इसमें देखिए आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। आपको अगर कम नॉलेज भी है, अगर कम भी आप इन चीज़ों के बारे में जानकारी रखते हैं, फिर भी अगर आप करंट अफेयर से जुड़े रहते हैं, अगर आप डिस्कशन सुनते हैं किसी भी जैसे संसद टीवी का डिस्कशन सुनते हैं, वहाँ पे बहस होती है, वहाँ पे इन चीज़ों के बारे में बराबर से आपको इशू देखने को मिलेगा। और ये चीज़ आप इन्वायरमेंट में भी जो चलता रहता है हमारे यहाँ, अगर आप यूपीएससी हब में कहीं पे से मुखर्जी नगर रहते हैं या फिर ओल्ड राजेंद्र नगर में रहते हैं या फिर आपका जो भी सर्कल है, वहाँ भी आपको ये चीज़ें बेस्ट देखने को मिली जाती हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा आपको ना कोई, हाँ अगर आप चाहते हैं कोई रिपोर्ट डालना चाहते हैं, कुछ ग्राफ बनाना चाहते हैं या फिर कोई कंटेंट डालना चाहते हैं, वो डाल सकते हैं, वो एक्सटर्नल है। लेकिन आप देख सकते हैं सिंपल तरीके से अगर हम आंसर देना चाहें तो सिंपल सीधी सीधी बात करके उसको आंसर को हम, ये सामान्य समस्याएं हैं हमेशा बनी रहती हैं, इनको हम लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं उपाय क्या हो सकते हैं इनके, तो उपाय को चर्चा करते हैं। सरकार द्वारा विपक्षी पार्टियों की चिंताओं को पहचान कर पर्याप्त बहस का मंच उपलब्ध कराना तथा विपक्ष द्वारा भी इसमें सहयोग देना। ठीक है, दोनों पक्षों की बात कर दी है। संसद के कार्यों का स्वतंत्र मूल्यांकन ताकि नेताओं पर नैतिक दबाव बनाया जा सके। इसके साथ ही राजनेताओं को इस पवित्र संस्था की गरिमा को बनाए रखने के लिए संवेदनशील होना होगा, जिसमें जनता का प्रभावी हस्तक्षेप आवश्यक है। यानी कि यहाँ पे जनता अगर समझदार होती है, जनता जागरूक होती है, जनता आवाज़ उठाती है कि संसद की गरिमा को बनाए रखने के लिए राजनेताओं को आगे आना पड़ेगा, उन्हें कंटिन्यू बहस करनी पड़ेगी। हमें अपने मंत्री से, अपने नेता से पूछना चाहिए कि संसद की प्रभावकारिता कम क्यों हो रही है, आप इसमें क्या सहयोग दे रहे हैं, ये आप लोग की जिम्मेदारी है। तो हमें कभी कभी उनसे सब पूछना चाहिए, तभी हम अपनी संसद, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजनेता हैं उन्हीं की जिम्मेदारी है वही सिर्फ हर संस्था को चलाएं, हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है, पब्लिक की भी जिम्मेदारी बनती है, इनमें भी अपना सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन को हमने कितने अच्छे से, आप इस क्वेश्चन को खुद भी लिखने का प्रयास कीजिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इसमें सटीक पॉइंट भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप लिख के अपना कमेंट भी कर सकते हैं या फिर बता भी सकते हैं कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, वो भी बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप उसको लेकिन प्रयास जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे,
ठीक है। तो ज़रूर बताइएगा लिखने के बाद कि आपको कैसा अनुभव रहा इसमें लिखने में। तब तक हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है पंचायती राज से। पंचायती राज संस्थाएं हम PRIs बोलते हैं, एक उल्लेखनीय सफलता होने के साथ साथ स्तब्धकारी विफलता भी है। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि इनका मूल्यांकन किन लक्ष्यों के आधार पर किया जा रहा है। चर्चा कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो पंचायती राज व्यवस्था है, PRIs हैं, ठीक, इनकी बात कर रहे हैं कि इनकी जो सफलता होने के साथ साथ जो स्तब्धकारी विफलता भी है उस पर भी चर्चा कीजिए, ठीक है। इसके बाद यह केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि इनका मूल्यांकन किन लक्ष्यों के आधार पर किया जा रहा है, कि ठीक है, जो लक्ष्य हैं सिर्फ उन्हीं के आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है, इस बात पर निर्भर नहीं होना चाहिए, ठीक। और भी चीज़ें देखनी है यहाँ पे इंग्लिश को हम पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर simultaneously a remarkable success and a sturging failure depending on the goalpost against which they are evaluated discuss, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इंग्लिश में पढ़ लिया। अब देखते हैं कि इसका आंसर किस तरीके से दिया गया है सुनील कुमार जी ने। तो 73 यानी कि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। हमने पहले ये बता दिया है कि पंचायती राज संस्थाएं होती क्या हैं, ठीक है, ये चीज़ पॉइंट हमने बता दिया है। अब हम बात करते हैं कि इसकी सफलता के बिंदु क्या है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आता है, समाज के कमज़ोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि, इनको प्रतिनिधित्व होते हैं, उनमें वृद्धि होना, इससे, ठीक है, PRI से ये चीज़ें आती हैं सामने। पहला पॉइंट आपको यहाँ देखने को मिल जाता है कि जितने भी प्रतिनिधि होते हैं निम्न वर्ग समाज के, तो उन्हें वृद्धि होती है प्रतिनिधित्व में। अगला पॉइंट क्या है, महिला आरक्षण की बदौलत इन संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी लगभग कितनी, 42% है। आपको यहाँ पे महिला आरक्षण के कारण भी यहाँ पे ये सब दिख जाता है, 42% यहाँ पे आपको इनका प्रतिनिधित्व देखने को मिल जाएगा। अगला पॉइंट आता है कि लोक प्रशासन से भयभीत होने के बजाय, यहाँ पे क्या है, लोक प्रशासन से भयभीत होने के बजाय उसमें भागीदारी करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। अगला पॉइंट, सरकारी योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा इत्यादि प्रभावी क्रियान्वयन संभव हुआ है किनसे, PRIs के कारण। ये उन पर क्या है, जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी ऐसा फिक्स करती हैं, उनसे क्वेश्चनिंग करती हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, वो योजनाएं रेगुलेट हो जाती हैं और उन पर जवाबदेहिता बन जाती है, ताकि योजना की सफलता की दर बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं कि असफलता की, कि PRIs की असफलता क्या है। तो पंचायतों की वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों का निम्न स्तर, यहाँ पे देख सकते हैं, जो पंचायती की जो वित्तीय एवं जो प्रशासनिक शक्ति है, इनका क्या है, स्तर बहुत निम्न दिया गया है। जबकि ये ग्राउंड पे यही काम करते हैं, तो इनको थोड़ा उच्च शक्ति या फिर उच्च जो प्रशासनिक शक्तियाँ हैं, इन्हें वित्त देना चाहिए, प्रशासनिक शक्तियाँ थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा देना चाहिए, ताकि ये अपने अच्छे तरीके से काम कर सकें, थोड़ा रेगुलेटिव होकर काम कर सकें, दूसरी संस्थाओं पर रेगुलेशन लगा सकें, उनसे क्वेश्चनिंग कर सकें, ठीक है। तो पंचायती राज संस्थाओं को थोड़ा यहाँ पे मजबूत करने को लेकर बात की गई है, तभी ये असफल हुई है, क्योंकि मजबूत ज़्यादा नहीं है। अगला पॉइंट है कि पंचायतों में अभी भी समाज में उच्च वर्ग व बाहुबलियों का नियंत्रण व्याप्त है। ये भी चीज़ देखने को मिलेगी आपको, गुंडा राज देखने को मिल जाता है, जितने भी भूमाफिया होते हैं ये भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इन्हीं कारण से जो संस्था है अपना एक अहम खो बैठती हैं, उनका एक अपने आप में क्या होता है, जो उनका वजूद होता है वो भी खत्म होता जा रहा है। तो हमें क्या ज़रूरत है कि PRIs को उठाने के लिए सरकार से भी डिमांड करनी चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए कि इन्हें थोड़ा शक्तियाँ दें, थोड़ा वित्त हस्तांतरण किया जाए, ताकि अपने आप में मौजूद हो सकें और दूसरों पर डिपेंड ना रहें, ठीक है। अगला पॉइंट दिया गया है, महिलाओं को वास्तविक भागीदार बनाने के बजाय केवल सांकेतिक भागीदार। अब सांकेतिक भागीदार से मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा सरपंच पति, ठीक है, आपने एक मूवी देखी होगी पंचायत, है ना, पंचायत वेब सीरीज आई थी, उसमें बताया गया था कि जो चुनाव जीतते हैं उन सरपंच पति यानी कि जो मुखिया होती हैं गांव की, वो फीमेल होती हैं, और वहाँ पे किसको माना जाता है प्रधान, वहाँ के सरपंच को ही, सब लोग सरपंच को ही जानते हैं कि यही प्रधान है, क्योंकि हमेशा से ये मान्यता रही है कि कोई भी फीमेल खड़ी होगा उसका पति है तो वही उसका क्या है, हेड होगा। लेकिन लास्ट में आपको अगर अंतिम आप देखेंगे उस चीज़ में, तो क्या दिखाया जाएगा, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए दिखाया गया कि आप ही प्रधान है, आप ही प्रधान बनिए, आप अपने अधिकार पहचानिए। तो ये चीज़ अच्छा कदम है। अगर इससे समाज में एक जागरूकता आ रही है, तो कुछ वेब सीरीज ऐसी भी होती हैं जो समाज में जागरूकता फैलाती हैं, लोगों में सशक्तिकरण लेके आती हैं, तो ये चीज़ अच्छी है, ऐसी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं इसमें निष्कर्ष की। इसलिए पंचायतों की प्रभावशीलता को और बढ़ाने के लिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन को लागू करने की आवश्यकता है। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा कंटेंट निष्कर्ष के रूप में हमने दे दिया है कि द्वितीय प्रशासनिक जो सेकंड ARC रिपोर्ट आई थी, है ना, ARC की जो सेकंड रिपोर्ट है, इसमें हमें देखना है जितनी भी रिपोर्ट्स, अगर पंचायती राज को एक रिपोर्ट दी गई है, उसका जो रिपोर्ट आई थी, प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट होता है, इनको लागू करने की आवश्यकता। अगर हम इनको लागू कर देते हैं, उनमें काफ़ी सुझाव दिए गए हैं, उन सुझावों को अगर हम जो पंचायती राज व्यवस्था पर हम उतारते हैं, उनको लागू करते हैं, तो उससे क्या होगा कि जितनी भी संस्थाएं हैं उनको वित्तीय रूप से, जो फाइनेंशियल रूप से है, वो भी क्या हो जाएगा, इंप्रूवमेंट हो जाएगा, उनमें मजबूत हो जाएंगे। यहाँ पे प्रशासनिक शक्ति एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में बात करें, वो भी सशक्त हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे उनको एक्स्ट्रा पावर मिल जाएगी,
तो जिससे क्या होगा, वो संस्थाएं अपने आप में मजबूत हो जाती हैं, तो अपने हिसाब से कुछ योजना लेके आ सकती हैं, कुछ इनिशिएटिव लेके आ सकती हैं। लोगों की भागीदारी, यहाँ पे क्या होता है, जो पब्लिक की भागीदारी भी एक बड़ा रोल निभाती है, तो वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आंसर को दिखा है कि कितना अच्छा आंसर, ये भी आपको आंसर सिंपल लगेगा देखने में। आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, इसमें भी आपको कुछ ज़्यादा कंटेंट देने की आवश्यकता नहीं लग रही है, सिंपल तरीके से आंसर दिया हुआ है। आप अगर लिखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल शौक है, और मतलब ये तो आपको लिखना ही चाहिए। अब मीन्स प्री कुछ दिन में प्री आने वाला है, तो अभी आपके पास समय है, तो आप जरूर से लिखिए, अच्छे से प्रयास कीजिए, उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अगर लगता है कंटेंट है इसमें तो आप इसको शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचता है, तो एक उनको भी इस चीज़ का अनुभव मिले, है ना। मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, कोई कंटेंट बनाता हूँ, मेरा भी एग्ज़ाम है, मैं समय निकाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है, जितने लोग देख रहे हैं उन लोगों का ये बिल्कुल से कर्तव्य बनता है कि वो भी आगे शेयर करें, ताकि मेरी मेहनत भी ज़ाया नहीं जाए, ठीक है। और उनको भी पहुंचना चाहिए जिन्होंने इन चीज़ों से अभाव रह गया है, क्योंकि हर वीडियो देखो, आप देख रहे हैं यूट्यूब पे क्या है ना, कि इतने लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन सही जानकारी कौन दे रहा है, ये बहुत कम हो गया है ना। सब आजकल देख रहा हूँ मार्केट में, जिसको कुछ नहीं है, एक ट्राइपॉड लिया, मोबाइल लिया, वीडियो बनाना चालू। लेकिन कंटेंट, बात आती है यहाँ पे कंटेंट की, किसका कंटेंट सही है, किसका कंटेंट गलत है, इसको पहचाने को कैसे, क्योंकि आप तो खुद यहाँ पे लर्निंग करने के लिए, यानी सीखने के लिए आए हो, तो यहाँ पे आपको थोड़ा इस चीज़ को समझना पड़ेगा। वो 1 से 2 दिन में नहीं आएगा, जब आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहते हो, 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन, तब जाके आपको कंटेंट में समझ आ जाएगा कि किसका वीडियो अच्छा है, कौन कंटेंट क्वालिटेटिव देता है, कौन ऐसे फर्जी या फिर रॉन्ग फेक वीडियो बना रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ये चीज़ कब आएगी समझ में, जब आप कुछ दिन जुड़े रहोगे चैनल से, ठीक है। और इसको शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी स्टडी कंटिन्यू कीजिए, थैंक यू।